हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। 19 जून को प्रदेश में 46 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होना है। काउंटिंग 22 जून को होगी। इन चुनाव को 2024 से पहले का सेमीफाइनल लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं माना जा रहा है। ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन चुनावों के नतीजे राजनीतिक दलों की आगे की स्थिति को बताएंगे। राजनीतिक दलों का प्रदर्शन काफी कुछ साफ कर देगा। इसी वजह से इन चुनावों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। तैयारी भी अब और तेज हो गई है। वोटिंग 19 जून को होगी और भले ही नतीजे 22 जून को आए, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अभी से अपनी अपनी पार्टी की दमदार जीत के लिए हुंकार भरी जा रही है। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, काउंटिंग होगी। रीपोल अगर कोई आवश्यक हुआ वो 21 को होगा। 1 दिन का गैप दिया जाता है। अगर कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिलती है गड़बड़ी की, या जहाँ पे पुनर्मतदान आवश्यक हुआ तो वो 21 को कराया जाएगा। और 22/6 को 8 बजे से मतों की गिनती होगी और मतों की गिनती समाप्त होते ही चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। घोषणा जो है चुनाव की, चुनाव आयोग करता है, पार्टी नहीं करती उसकी घोषणा। तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी और 19 जून को चुनाव है और 22 को उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। बढ़िया बात है। बहुत दिन से ड्यू थे इलेक्शन। लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में, सिविलाइज सोसाइटी में जो लोगों को मौका मिलना चाहिए वो होना चाहिए था। थोड़ा सा कोविड करके ये आगे पीछे हुआ, कुछ कोर्ट का मामला था, अब हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अब नगरीय निकाय के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा का सेमीफाइनल यहीं पे हो जाएगा। लोग उनको इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि वो याद रखेंगे। और अब जो है हम कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव दरअसल लिटमस टेस्ट सेमीफाइनल। सरल शब्दों में सवाल वो रख देते हैं आपके सामने, फिर चर्चा होगी। क्या हरियाणा निकाय चुनाव को सेमीफाइनल माना जा सकता है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कई बार आप नेताओं को सुनोगे वो ये कहते हैं कि नहीं, विधानसभा का अलग मिजाज होता है जी, लोकसभा का अलग होता है, पंचायत का बहुत ही अलग होता है, निकाय का बहुत अलग होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? सवाल, क्या निकाय चुनाव में प्रदर्शन राजनीतिक दलों की स्थिति साफ करेगा? कौन सा दल कितने पानी में है? गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में कहीं बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा कुछ दलों को? अब आमने सामने कौन कौन से दल है? कुछ तो नए नए मैदान में आए हैं, हालांकि अभी उनके पास सिंबल ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? ये भी हम बहुत बारीकी से, इत्मीनान से समझेंगे इन सभी नेताओं से। सवाल ये भी, निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल भी शुरू होगी, क्योंकि आप ये समझिए आने जाने का सिलसिला तो यूं तो नेताओं का लंबे वक्त से शुरू था, लेकिन अब जो है और ज्यादा एक माहौल चुनावी जब हो जाता है तो फिर उस हिसाब से मेहनत थोड़ी ज्यादा करते हैं हमारे नेता। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने आपके सामने रखे। अब जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। यशपाल बत्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। दीप कमल सहारण, प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ है। वेद प्रकाश विद्रोही, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ है। डॉक्टर रजनीश जैन, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। रजत पंजेटा, प्रवक्ता आईएनएलडी और शैलेंद्र दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बीजेपी का रुख करना जरूरी हो जाता है। यशपाल बत्रा जी, अब तो तारीखें आ गई है, कितना तैयार है बीजेपी? वैसे तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, 365 दिन। 24 घंटे बीजेपी पार्टी तैयार रहती है। हम ऑलरेडी 3 महीने 4 महीने से इस पे काम करे थे। 1 to 1 वार्ड में, मोहल्ले वाइज, हर एरिया के अंदर हम लोगों ने काम स्टार्ट कर रखा था और हम बिल्कुल तैयार हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए और इसका रिजल्ट आ जाए। आप अभी कह रहे थे कि सेमीफाइनल मैच है, हम हर इलेक्शन को सेमीफाइनल और फाइनल देख के ही करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं हम लोग। वैसे विपक्ष चुटकी लेता है कि सिर्फ आप इलेक्शन में ही मेहनत करते हैं, बाकी कामों में नहीं करते, उसका कोई जवाब? अभी आप एक शब्द कह रहे थे कि आप 24 घंटे तैयार रहते हैं। 24 घंटे तैयारी का मतलब होता है कि सदा हर मिनट में हम काम करते रहते हैं समाज के लिए, इसलिए 24 घंटे रेडी रहते हैं हम लोग।
नहीं, मैं तो बीजेपी की एक्टिविटी को समझती हूँ, चाहे आपको हैदराबाद निगम लड़ना हो, आपको मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़ना हो, आपको उत्तर प्रदेश लड़ना हो, आपको देश का किसी भी कोने में आपको नॉर्थ ईस्ट जाना हो, सेवन सिस्टर्स में जब इलेक्शन हो, या फिर दिल्ली की बात करें कहीं पर भी, तो वो एक यू मस्ट टेक इट लाइक कॉम्प्लीमेंट है वो बीजेपी के लिए। लेकिन हाँ, विपक्ष उसे एज अ सटायर बोलता है, तो उस पर मैं आपका जवाब चाहती थी। विपक्ष का काम है विपक्ष जैसी बात करना, लेकिन आम जनता और आम लोग इस सबको बताया कि 24 घंटे जो समाज के लिए सेवा करते हैं और सदा समाज के साथ हैं, वो 24 घंटे बीजेपी पार्टी है। विपक्ष का काम है, विपक्ष तो बोलेगा ही कुछ ना कुछ। नहीं, ठीक है, फिर आप भी यहाँ दिल्ली में विपक्ष में है, तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से एकदम एमसीडी इलेक्शंस को लेकर मेहनत कर रही है, तो अब स्टेट बदल जाने से तरीके कैसे बदलते हैं वो भी हम देखते हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइएगा, अलायंस के साथ ही आ रहे हैं, तो सीट्स को लेकर किस तरह से एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि ये माना जाता है बीजेपी शहरों में स्ट्रांग है, तो जेजेपी कहीं कहीं गाँव में, तो उस लिहाज से जी बिल्कुल अलायंस है हमारा, सब मिलजुल के हम लोग करेंगे। जहाँ पे हमारी जजपा जो पार्टी है वो मजबूत है, उस तरफ उनको लड़ाया जाएगा। जहाँ हमारे बीजेपी पार्टी मजबूत है, उस तरफ बीजेपी पार्टी अलायंस के तहत ही काम करेगी। ठीक है, दीप कमल सहारण भी हमारे साथ हैं। दीप कमल जी, तारीखों का इंतजार था, चलिए तारीखें सामने आ गई हैं, और मेरा सवाल वैसे मैंने अभी यशपाल जी से पूछा था कि अलायंस में हैं आप लोग, क्या रहने वाला है फॉर्मूला, जरा बताइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हैं शायद आप, एक बार देखिएगा प्लीज। हाँ, मैं म्यूट था इधर से। प्लीज। देखिए जीनत, जो फॉर्मूले की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो दोनों दलों के नेता एक बार बैठेंगे अगले 2-3 दिन में ही, और सारी बातें तय कर लेंगे। जैसे पहले पिछली बार जब निकाय चुनाव हुए थे पिछले साल, तब दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़े थे, और उसी तरीके से अब 25 तारीख को यानी परसों बुधवार के दिन जननायक जनता पार्टी की पंचकुला में एक विशेष बैठक है, जो कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ही है। जो 46 जगहों पर चुनाव घोषित हुए हैं, उनमें कहां कहां पर हमारी क्या स्थिति है, कहां पर हम मजबूत हैं, और किस तरीके से वहां पर पार्टी ने चुनाव लड़ना है, उसके बारे में एक शुरुआती बैठक पार्टी पहले अपने अंदरूनी तौर पर करेगी, और उसके बाद दोनों दलों की संयुक्त बैठक होंगी, और उसके बाद सारा जो प्रारूप है वो सामने आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं हरियाणा में जी, उनमें से 7 जो विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में निकाय चुनाव हैं 7 जगहों पर। 10 में से 7 एमएलए जो हैं वो निकाय चुनाव लड़ रहे होंगे। भले ही जो कस्बा होता है, जो शहर होता है, उसके आसपास गांव भी होते हैं, लेकिन जैसे नरवाना है या बरवाला है, तो वहां से एमएलए जो हमारे हैं उनके वहां नरवाना और बरवाला में निकाय चुनाव हैं 7 जगहों पर। तो ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जब हमारे 10 में से 7 विधायक अपनी एक तरीके से अपने आप को आंक रहे होंगे, अपना आकलन करेंगे, लोगों के बीच दोबारा जाएंगे, और पूरी तैयारी पार्टी की पहले से भी है, और आने वाले जो 15-20 दिन हैं हमारे पास चुनाव के लिए, उसमें भी डटकर चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, एक सवाल और आपसे रहेगा काउंटर। आपने कहा कि पिछला जो अनुभव था उसमें कुछ ये भी माना गया कि गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में काफी नुकसान हुआ, और ये माना जाता है, मैंने पहले भी सवाल पूछा था बीजेपी के प्रवक्ता से, कि शहरों में अगर बीजेपी स्ट्रांग है तो कहीं कहीं पर जेजेपी गांव में, तो ये बहुत आप ये मान के चले कि बहुत टफ टाइमिंग नहीं रहेगी, क्योंकि सबका मैसेज आपको आने वाले विधानसभा में और लोकसभा में जाएगा, तो ये एक रिश्ते को लेकर चलने वाली भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब गठबंधन होता है तो फिर कुछ ना कुछ उसके बीच में एडजस्टमेंट और एक समझौते तो होते ही हैं। अब अगर 90 सीटों पर हरियाणा में विधानसभा है तो अलायंस होता है, तो कोई भी पार्टी 90 की 90 जगह चुनाव तो नहीं लड़ पाएगी। वही जब 40 जगहों पर अगर निकाय चुनाव हैं और आगे उनके पार्षद बनने हैं, तो अगर गठबंधन हो रहा है तो फिर ये तो आपस में तालमेल के साथ ही काम होगा कि कहीं पर एक पार्टी का उम्मीदवार होगा, किसी दूसरी जगह दूसरी पार्टी का उम्मीदवार होगा। तो इसके लिए दोनों पार्टियां, मुझे लगता है कि मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से इतनी परिपक्व हैं कि पहले से तैयार हैं, पहले से यह सारी परिस्थितियां उनके जहन में हैं। और जो पावर शेयरिंग है या सीट शेयरिंग है, ये कोई नई बात नहीं है। सभी दल, भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत से राज्यों में और देश के स्तर पर पावर शेयरिंग की है, चुनाव में सीट शेयरिंग की है, और पहले इनेलो और अब जेजेपी का भी अनुभव इसके साथ रहा है, इस विषय में रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों दलों के नेता
मिल बैठकर आसानी से इस बारे में फैसला ले लें। ठीक है, मैं इस पर आपसे जरूर बात करूंगी क्योंकि आपने कहा पावर शेयरिंग और सीट शेयरिंग, कहाँ पे आप क्लेम करेंगे, कहाँ पर वो, क्योंकि सोनीपत, उकलाना कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप उसे जरूर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं किसी जगह का नाम गलत लूँ। तावड़ू, यहाँ पर कुछ आप लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस है, उसको लेकर भी कुछ थोड़ी सी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी रही थी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस पार्टी, हम अगर ये मान ले कि एकजुट हो गई है, जैसा आप दिखा रहे हैं, आपकी एक रैली होगी उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, वैसे आप लोग कितने एकजुट है, चुनाव तो एकजुट होकर लड़ेंगे कि नहीं? सबसे पहले जी न्यूज के दर्शकों और मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव लड़ने की पूर्णता तैयार है और पूर्णता एकजुट से लड़ेगी जी। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हाईकमान ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम सभी चुनाव लड़ेंगे और सभी हमारे वरिष्ठ नेता इसमें सहयोग देंगे। आज या कल में हमारे नेता चंडीगढ़ में बैठक कर कर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे देंगे। हम सिंपल पर चुनाव लड़ेंगे और जन मुद्दों पर, भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, शहरों में जो नगर निकायों का आधारभूत ढांचा है वो गिर चुका है, चरमरा चुका है, पानी है, सीवर है, जो आम जन से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेकारी है, इनको लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी एकजुटता के अंदर कोई किसी तरह का संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग मीटिंग करने वाले हैं, सिंबल को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? वैसे तो कभी नहीं लड़ा गया सिंबल पर, इस बार कुछ की बार हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को जानकारी जरूर। ठीक है, तो सिंबल पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी क्योंकि आजमाइश यहीं से हो जाएगी। डॉक्टर रजनीश जैन हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप शायद म्यूट हैं, एक बार देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है, जरा अपनी स्थिति बताइएगा क्योंकि आप लोगों ने क्या सिंबल के लिए अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं? रजनीश जैन जी, आप शायद म्यूट हैं, एक बार आप प्लीज उसे देखिएगा। जी हाँ प्लीज, आप म्यूट थे। हाँ, अब अपनी बात रखिए आप प्लीज। हमने जो चुनाव में सिंबल के लिए अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी और जल्दी ही हमें अपना सिंबल मिल जाएगा। और दूसरा, हमारी निकाय की चुनाव की तैयारी बहुत अच्छे से ऑलरेडी हो चुकी है। हमने वार्ड वाइज, बूथ वाइज सारी टीमें तैयार कर ली हैं और जो आगे की रणनीति भी जल्दी से तैयार हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी इस बार नगर निकाय के चुनावों में पूरी शक्ति के साथ लड़ने को बिल्कुल तैयार है। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दबाजी में है क्योंकि आपके पास इंटरनली ऐसी भी खबरें, आप उसे दुरुस्त कर सकती हैं, कि प्रत्याशी ही नहीं है आपके पास, तो क्योंकि काडर अभी बना नहीं है, 2-4 बड़े चेहरों से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर विधानसभा में ऑलरेडी हमारे पास प्रत्याशी हैं। हर विधानसभा से हमारे पास 4-4, 5-5 प्रत्याशियों की लिस्ट है जिनमें से हमें चुनाव करना है कि हमें कौन सी विधानसभा से किसको लड़वाना है। तो ये बिल्कुल गलत है कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी है। हम आम लोगों से प्रत्याशी लेते हैं, हम बड़े नेता या बड़े चेहरे नहीं लेते हैं। नहीं, बड़े चेहरे आपने लिए, अशोक तंवर बड़ा चेहरा माने जाते हैं हरियाणा में। बड़े चेहरे गिने चुने। आपने अभी एक क्वेश्चन किया ना कि 2-3 ही बड़े चेहरे हैं, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है कि लेकिन बड़े चेहरे तो जरूरी है ना भाई, आप प्रोजेक्शन के तौर पर चेहरे जरूरी हैं। लेकिन हाँ, आप जब आप निकाय चुनाव में आएंगे तो फिर वहां पर आपको उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि नहीं? स्ट्रेटेजी हमारी आम आदमी पार्टी में तो सिंबल पे ही लड़ेंगे आप? बिल्कुल सिंबल पे लड़ेंगे। हमारी पार्टी में प्रेफरेंस हमारे कार्यकर्ताओं को दी जाती है। जो कार्यकर्ता लंबे टाइम से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। जो बड़े चेहरे हमारे पास हैं ऐसा नहीं है। इतने सारे क्रिकेटर्स और एक्टर्स, इसके अलावा पॉलिटिशियंस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय केजरीवाल जी वो बहुत सोच समझ के, जो साफ सुथरी छवि के नेता हैं, सिर्फ उनको ही पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। और बाकी के हमारी 29 मई की जो कुरुक्षेत्र में केजरीवाल जी की रैली है वो अपने आप में हरियाणा की जनता को एक संदेश दे देगी, क्योंकि हरियाणा की जनता अब एक बदलाव चाहती है और हमारी रैली भी अब बदलेगा हरियाणा। तो उससे हरियाणा में बाकी पार्टियों को अपने आप ही एक संदेश मिल जाएगा कि हरियाणा की जनता क्या चाहती है। पर उस दिन तो सभी दलों की शक्ति आजमाइश है, वो वहां की तो भीड़ ही बता देगी। लेकिन सभी शक्तियों की आजमाइश है, तो वही मैंने आपसे बताया कि उस दिन
ये डिसाइड हो जाएगा। उस दिन जनता ही निर्णय दे देगी कि वो बदलाव चाहती है या नहीं चाहती। अब उसमें भी दो तीन बातें होती है, भीड़ का आना और उसका वोटों में तब्दील होना, दो बड़े अलग मसले हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी बात रख रही हैं, अच्छी बात है। रजत पंजेटा जी, इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ पर है सर? मतलब ग्राउंड में कहाँ पर है, कार्यकर्ता कहाँ पर है? जब आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो, उस दौर में निकाय चुनाव आ जाए तो क्या तैयारियां हैं सर आप लोगों की? मैम, ये आपको लगता है कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जो आपके लीडर्स, आपके हरियाणा के लीडर्स कहते हैं, मैं वही बात कह रही हूँ। नहीं, हमारे लीडर को कभी नहीं कहते कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्राउंड पर जो सिचुएशंस है, मैं उसी की बात कर रही हूँ, और या जो आपके विरोधी दल के नेता जो बात करते हैं, मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ। मैम, विरोधी दल की अगर बात करने लग जाए तो देश के अंदर ना जयललिता रहती, ना करुणा निधि रहते, ना आंध्रा के जो वाईएसआर रेड्डी है, ना वो रहते। अगर विपक्ष का काम चले तो बस चले, तो ना तो ममता बनर्जी रहे तो विपक्ष ही खत्म कर दे, रीजनल पार्टीज को ही खत्म कर दे अगर इनका बस चले। तो ऐसे नहीं होता है। जहां तक आपने इनेलो के कार्यकर्ता की बात करी, तो देखिए, इनेलो का कार्यकर्ता बेसिकली हम जो कृषि है, जो खेती से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और वो हमेशा गांव में, फील्ड में, और वो आप कह रहे हो सड़क की जो बात करते हो, हमने सड़क की लड़ाई लड़ी है। इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो किसान आंदोलन के समय इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका थी, पूरे देश में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे देश में एक अकेले विधायक है जिन्होंने अपनी ना केवल सीट से इस्तीफा दिया, हर जगह हॉस्पिटल बनवाए, कूलर लगवाए, जो भी हम कर सकते थे। हर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की, हर घर में से, हर गांव में से एक कार्यकर्ता जरूर अपनी भूमिका निभाएगा। आप ये बात छोड़ दीजिए, ये आपके विपक्षी जो दल है, इनका पूरा जो कोशिश रहती है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दे। इनका अगर किसी का मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, मैं किस तरह इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, क्या राजस्थान में किया, क्या यूपी में किया, अगर बोलेंगे तो जवाब भी देंगे इनको। लेकिन हाँ, मैं भी वो छेड़ना नहीं चाहता पहलू। तो जहां बात निकाय चुनावों की है, देखिए, हम मुख्य तौर पे जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, और जो महंगाई चरम सीमा पे आज की डेट में, हम उसका मुद्दा लेके जरूर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बिगड़ता जा रहा है प्रदेश में, और ऊपर से जो निगमों का खासकर जो भ्रष्टाचार हुआ है, और जो जग जाहिर बात है, चाहे वो फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत का हो, अम्बाड़ा का हो, पंचकुला का हो, कहीं का भी हो, जो इनके हर आधे से ज्यादा तो इन्हीं के सरकार में मुकदमे तक दर्ज हो रखे हैं। तो वाउचर काट देते हैं, वहां काम नहीं होता। 40 में से 10 वार्ड में काम हुआ, 30 वार्ड के पेमेंट कर दी। और देखिए, बहुत से मुद्दे हैं। आज युवा जो है वो बहुत अंदर से कहते हैं ना, उम्मीद छोड़ चुका है। जब युवा सुसाइड करने लग जाए नौकरी की वजह से, और हताश हो जाए इतना कि अब एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, 29 पेपर इस सरकार में लीक हुए, कहाँ बस 350 लाख रुपया जो HPSC में पकड़ा गया जा। तो ये बहुत से मुद्दे हैं आज, जो जिसकी एक बहुत लंबी फेयरलिस्ट है। और ऊपर से अगर आप देखें तो आज प्रदेश के ऊपर 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। आज हर हरियाणा का नागरिक अपना 1 लाख करोड़ का 1 लाख का कर्जा जो है उसके ऊपर है, वो अपना कर्जा, अपनी EMI चुकाएगा, अपने किसान अपने कर्जे चुकाएगा, किसान आड़ती का ब्याज चुकाएगा, या ये जो 1 लाख का जो कर्जा है हर नागरिक के ऊपर, वो अभी देखिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको नहीं फर्क पड़ता। उनका क्या पता इंतजाम हो अच्छा खासा, जो उन्हें इतनी ना महंगाई दिखती है, ना उनको कर्जा दिखता है। लेकिन जो गरीब है उनकी तो 10-10 पुश्तें निकल जाएंगी ये कर्ज उतारते उतारते। ये आप और मेरी जेब से निकलेगा, ये भाजपा के प्रवक्ता या जजपा के प्रवक्ता की जेब से पैसा नहीं निकलेगा। हो सकता है इनको ये दुखता भी ना हो, इनके पास हो सकता है वो बहुत हो, लेकिन अगर आम जनता की देखी जाए तो ये पैसा जनता की जेब से निकलेगा हर जगह। आप ये कह रहे हैं कि आप इन मुद्दों के साथ, अच्छा ठीक है, अब हालांकि चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता, वो इसी भारत देश में रहते हैं और हर चीज के दाम सभी के लिए बराबर है। अगर महंगाई का हम जिक्र करते हैं, महंगाई कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी, मैं जवाब ले लूंगी। मुझे एक चीज बताइएगा, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं महंगाई कहाँ है देश में? महंगाई ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं, महंगाई एडमिट ही नहीं किया उन्होंने आज। नहीं, वो भी मैं यशपाल जी से पूछ लूंगी, यशपाल जी से पूछ लूंगी वो कितने का पेट्रोल भरवाते हैं। ठीक है सर, मैं एक और गुजारिश कर देती हूँ, हम एक एक करके आराम से बोलेंगे तो मुझे लगता है सभी की बात कायदे से जाएगी, तो थोड़ा सा हम एक दूसरे को सुने भी। अब मुझे आप एक चीज बताइएगा, आप लोग अपने सिंबल पे ही लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप
जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, ये माना जाता है कि चाहे पंचायत चुनाव हो, निगम के चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, थोड़े मुद्दे अलग अलग हो जाया करते हैं। तो आपके मुद्दे बड़े यही रहने वाले हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी? देखिए मैम, ये मुद्दा कभी कोई भी इलेक्शन है, मुद्दे निश्चित तौर पे चेंज होते हैं। बहुत अलग जब पंचायत का इलेक्शन आता है तो वहां मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी सिंबल पे लड़ सकती है लीगली। बाकी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो सिंबल पे लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कहती नजर है। निकाय के चुनाव, हाँ ठीक, वो निकाय के चुनाव है मैडम, उसके पंचायत के नहीं होते। निकाय के निगम के आप लड़ सकते हैं और उसके नहीं लड़ सकते आप, और आपसी गांव का भाईचारा देखा जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हाँ मैम, महंगाई तो हर पल हर दिन डसती है आम आदमी को, और महंगाई का भी मार पड़ती है। बेरोजगारी जो मैम युवा बैठा है घर के अंदर, वो भी है। और आज जो युवा हताश है नौकरी ना मिलने की वजह से, वो भी मैम फैक्टर है, और वो फैक्टर तो परमानेंट रहेगा। उसके अलावा जो और देखिए मैम, जहां पंचायत की बात आती है, कैसे किसान को तंग किया गया। अब डीएपी के लिए उसको वक्त पे नहीं दिया गया तो उसकी उपज कम हुई, लाइन लगी वहां पे, और आज डीएपी नेपाल को सरप्लस कह के दी जा रही है। आपको ये बात जानकारी नहीं होगी। जब हमारे को किसान को देनी पड़ती है, तब दिवाली वाले दिन भी जो दिवाली मनाने की बजाय थाने में लाइनें लगी हुई थी, हमारी माँ बहनें वहां लगी हुई थी लाइन में, और मैम लिमिट करके कट्टे दिए जा रहे थे। आज जिसका 10 एकड़ है उसको आप दो कट्टे पकड़ा रहे हो, उसका काम कैसे चलेगा? ये बेसल डोज है, यूरिया बाद में डलता है, डीएपी तो पहले खेल तैयार करते हुए डलेगी। उसका फायदा क्या अगर आप उसका वक्त निकल जाएगा तो वक्त पर डीएपी नहीं दोगे तो? किसान के हर देखिए मुद्दे चेंज होते हैं। निश्चित तौर पे अगर पंचायत का इलेक्शन है तो वहां पे और मुद्दे ऐड होंगे। निकाय के तो निकाय में तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है मैम, कौन सा ऐसा नहीं है आप बताओ, कौन सा निगम है जहां पे भ्रष्टाचार भाजपा ने नहीं किया हुआ? बेइंतहा भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, आपका मैंने काफी बारीकी से आपकी बात को सुना। एक बार शैलेंद्र जी को भी शामिल कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, सभी पार्टियों की आप तैयारी देख रहे हैं, और अभी जो बात कह रहे थे रजत जी, क्या वाकई ये इश्यूज रहने वाले हैं? एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए जीनत जी, ऐसा है, जो शहरी निकाय के चुनाव की जो घोषणा हुई है 46 जगहों पे, तो जाहिर सी बात है ये चुनाव ऐसा होता है, ये सबसे छोटा चुनाव होता है। जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें मुख्यतः 3 स्तर के ही चुनाव होते हैं, जिसमें ये सबसे छोटा चुनाव माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो ग्राम पंचायत होता है, शहरी क्षेत्रों में वो शहरी निकाय नाम देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कार्यकर्ता तमाम लंबे समय से किसी भी दल के साथ जुड़े हुए हैं, तो हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिले। जो भी चुनावी राजनीति में अपना वो रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सब चाहते हैं। उसके साथ साथ इन चुनाव में आमतौर पर यह देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हर छोटे से छोटा काम, मतलब आप ये समझिए, चाहे वो सीवर की समस्या हो या बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो या अन्य और भी जो मुद्दे हैं जो डायरेक्टली आपके जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, तो उन आम जन की जो रीच में जो प्रतिनिधि होता है वो यही प्रतिनिधि होता है जो सबसे आसानी से जिसके पास जो पहुंचा जा सकता है। ठीक है। तो जनता इन चुनावों में ये देखती है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी रीच हमारे लिए आसान हो, जिसकी जो छवि ठीक हो, जो मिलनसार हो, जो आज का बदला हुआ परिदृश्य है, और ये सभी दलों पर लागू होता है। तमाम जो है प्रदेशों में ये देखा भी गया है कि एक बड़ी संख्या में निर्दलीय चुन के आते हैं। उसका यही अहम कारण होता है कि कैंडिडेट की जो अपनी छवि है, उसका अपना जो कनेक्ट है, उसकी जो प्रेजेंस है, जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, उसको वो किस हद तक एड्रेस करता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो चुनाव है, ये जाहिर सी बात है, मुख्य तौर पर जो सत्ता में बीजेपी और जेजेपी का अलायंस है, दूसरा कांग्रेस पार्टी है, और तीसरा आम आदमी पार्टी जो अपना वहां पर जगह बनाने का प्रयास है। देखिए, हर प्रदेश की परिस्थितियां अपनी अलग होती हैं, और हर दल ये क्लेम करता है कि नहीं जी, हम जो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और हमें बहुत मिलने जा रहा है। लेकिन वास्तविकता पर अगर आप आकलन करेंगे तो वो स्थितियां अलग होती हैं। अभी जैसे 5 विधानसभा 5 राज्यों में हुए, तो सिवाय पंजाब को छोड़ के आम आदमी पार्टी हर जगह वॉश आउट हो गई लगभग। तो मैं हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं वो पंजाब से एकदम भिन्न है, और इसमें यह देखने वाली बात है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैंडिडेट्स जिस अलायंस या जिस दल ने अच्छे कैंडिडेट्स का चुनाव किया, तो उनके जीतने की संभावना अधिक हो जाएगी। मुझे एक चीज बताइए, आपने क्योंकि 5 स्टेट्स का जिक्र किया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश ले लेती हूँ। रोजगार का जिक्र हुआ, ट्रेनें भर भर के लोग वोट करने गए और वो तस्वीरें खूब सभी ने देखी। लेकिन पूर्वांचल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन ऑपोजिशन नहीं कर पाया, और बीजेपी जीतती है वहां पर भी।
माना गया कि उधर से सबसे ज्यादा लोग जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो इशू रहा ही नहीं। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या ये सच में बेरोजगारी, महंगाई इशू रह गए हैं? लोग बातें तो करते हैं, लेकिन जब वो वोट कास्ट करने जाते हैं तो वहां पे विद इन सेकेंड सब कुछ चेंज हो चुका होता है। ऐसा नहीं है जीना जी, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। उसका कारण है, हाँ, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। समय आपको ये देखना पड़ता है कि आज की परिस्थितियां क्या है। पिछले 2 वर्ष में कोविड पैंडेमिक की वजह से ऐसा दौर जो है अर्थव्यवस्था में कभी नहीं रहा। आप किसी भी जो है प्रीवियस इरा की अगर तुलना इससे करना चाहेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो रेलेवेंट जो कंपेरिजन होगी। जब पूरा विश्व यूएनओ रिकॉग्नाइज्ड जो 195 कंट्रीज हैं, दे ऑल वर सफर्ड। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कहें कि नहीं, जो एक आम जो आज से 4 साल पहले की परिस्थिति उससे आप तुलना करिए तो उचित नहीं होगा, क्योंकि देश में सिर्फ एक पार्टी की सरकार नहीं है। कुछ प्रांतों में कांग्रेस की भी सरकार है, कुछ प्रांतों में जो है भाजपा की सरकार है। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। नहीं, आप मेरा मैं आ रहा हूं। आप शायद सवाल नहीं समझे। आप विश्व पर चले गए, बेरोजगारी, आप विश्व पर चले गए। मैंने आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश तक जाने का जिक्र किया था। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश में जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ, आपको उत्तर प्रदेश में रहकर, तो मैं यही जानना चाह रही हूँ आपसे, ग्राउंड पर आने वाले समय में इलेक्शंस हैं हिमाचल में भी और गुजरात में भी। अभी हम महंगाई का जिक्र देखते हैं, अभी पेट्रोल पर किस तरह से थोड़ा सा रेट कम किया गया। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, ग्राउंड पर अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे कि ये इश्यूज हैं और हम इसे लेके जाएंगे, किसानों का उन्होंने जिक्र किया और इस्तीफे का जिक्र किया, ठीक है, वो उनका अधिकार है उन मुद्दों को उठाए। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जनता इसको मानती है? किसानों ने, आप वेस्टर्न यूपी ले लीजिए, छप्पर फाड़ वोट किया है बीजेपी को। तो मैं आपसे एक साइकोलॉजी समझना चाह रही हूँ वोटर की, शॉर्ट में। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। किसानों का मुद्दा देश में जो है कोई भी प्रभावी तौर पर नहीं रहा है। जिन दलों ने भी उसका सहारा देने का प्रयास किया उनको खामियाजा उठाना पड़ा। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी ये 2 मुद्दे हैं। अब ये दलों को ये देखना पड़ेगा कि डेटा बेस्ड और एक्चुअल में जो है ये ओवर द नाइट, अगर आप चाहें सिर्फ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके कि ये मुद्दा है, ऐसे नहीं। आप जो बाकी चीजें उनको असाइड रखिए और प्रमुखता से अगर जो है तथ्यात्मक तरीके से इन चीजों को आप रखते हैं आम जन के बीच में, तो जाहिर सी बात है जो है कुछ हद तक आप प्रभाव छोड़ सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये क्रेडिबिलिटी भी एक बहुत अहम फैक्टर होती है कि कौन व्यक्ति जो है उस इशू को एड्रेस कर रहा है, और यदि उसको मौका मिलता है तो आम जनता जो है किस तरह से उस पर भरोसा करेगी कि वो उसको बदलने में सक्षम होगा। तो ये ओवरऑल आपको कम्युलेटिव उसमें देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले तो नेतृत्व के साथ में जिन विषयों को वो एड्रेस कर रहे हैं लोग, क्या वो इतने एफिशिएंट हैं कि यदि उनको मौका दिया जाए तो वो उसको प्रभावी तौर पर इंप्लीमेंट करने में सक्षम होंगे? तो ये सारे विषय हैं, तो उसी सब चीजों को ध्यान में रखकर जनता जो है वोट करती है। मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ देती हूँ, जब आपके पास होंगे तो उसका जवाब जरूर आप तैयार रखिएगा कि हम जिस दौर में इस वक्त, स्पेशली राजनीति जिस दौर में अभी है, हम चुनाव कोई भी हो, जातिवाद, परिवारवाद, इन सबसे ऊपर उठ के लोग वोट कर रहे हैं। तो उस दौर में जो आपने कहा कि एक फेस ऐसा होना चाहिए, अब ये माना जाता है कि भाई अलग अलग क्षेत्र में, अब जब वेस्टर्न यूपी की बात हुई तो जयंत चौधरी से बड़ा चेहरा, उनके लिए उनका नुमाइंदा, बट लोगों ने उसे नहीं सुना ना, उन्हीं के समाज ने नहीं सुना। तो वो जो आपने बात कही है उसका थोड़ा सा आंसर तैयार रखिएगा। यशपाल बत्रा जी, सर महंगाई इतनी है, आपको लगता है कि चुनाव आने वाले तो चलो थोड़ा सा एक्साइज कम कर देते हैं, थोड़ा बहुत राहत हो जाएगी? बेरोजगारी का जिक्र किया आईएनएलडी के जो नेता है उन्होंने, और ऊपर से चेयरमैन जिसको लेकर विवाद था कि वो डायरेक्ट चुने जाएंगे, फिर कहा गया कि मनमानी बढ़ जाएगी। सबसे कैसे निपटेंगे? आप लोगों का रोड मैप क्या है, मुझे जरा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। हमारा देखिए देश किस दिशा में बढ़ रहा है और किस स्पीड पे बढ़ रहा है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और रही बात ये बेरोजगारी, ये तो विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना, इस तरीके की बातें करना। और नहीं, तो बेरोजगारी नहीं है क्या देश में? हरियाणा में आपको मालूम है बेरोजगारी है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल कहीं ना किसी रूप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है, लेकिन उस पर हमारी सरकार थोड़ी बहुत नहीं सर, कुछ चीजें स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वोट मांगने जाएंगे आप उसी जनता के बीच में जिस घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। नहीं, बिल्कुल हम लोग इसका पूरा ध्यान रखें, हमारी सरकार इस पर पूरा काम कर रही है और जल्दी इन चीजों पर भी निरंतर काबू कर लिया जाएगा। रोड मैप बताइए, आप किन विषयों को लेके जाएंगे मैदान में वोट मांगने के लिए? सरकार आपको जो 46 नगर निकाय के चुनाव हैं, सरकार ने इतने पिछले 6-7 साल में इतने अच्छे काम किए हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले एक कैबिनेट में से एक पास हुआ है कि जो रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे हरियाणा का, कि सब डिवीजन अलाउ नहीं थे प्लॉटों के,
जो लोग, किसी का 200 गज का मकान है, 2 फैमिली मेंबर हैं, वो 100 गज के डिवाइड नहीं कर सकते थे और ना ही वो मकान बना सकते थे, और बनाते थे वो अनऑथराइज कराया जाता था। तो इस हमारी सरकार ने अभी ये पास कर दिया कि इनको सब डिवीजन अलाउ कर दिए कि 100 स्क्वायर यार्ड तक के मकानों के मैप रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के अंदर और सुधार योजना के अंदर इसको लागू कर दिया गया है, जिससे कि लाखों लोगों को इसका बेनिफिट हुआ। और एक अभी पीछे एक और प्रस्ताव पास हुआ था कि इतने पुराने जो झगड़े जो नगर निकाय और नगर निगमों के अंदर देखते थे हम लोग, किसी जो लोग रेंट पे जिन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है सरकार से, उनको सर्कल रेट के हिसाब से उनको वो लैंड उनको अलॉट कर दी गई और उनके लिए अप्लाई करा के उनको अलॉट करने की प्रक्रिया चलना शुरू हो चुकी है। और बहुत सारे ऐसे और मुद्दे हैं जो समाज के अंदर जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, चाहे रोड, सीवर, पानी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने की है, उन मुद्दों को साथ ले जाकर हम इन नगर निकाय चुनावों को जीतेंगे और बहुत ऐतिहासिक जीत हमारे हरियाणा के अंदर। ठीक है, आप थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हुई है, जब आप जुड़ेंगे तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि किस तरह से। हाँ चलिए, शायद आप आ गए हैं। ठीक है, एक बात और बताइएगा, कैसे सीट्स वगैरह कैसे आपस में गठबंधन धर्म निभाएंगे? तो दिल खोल के सीटें देंगे जेजेपी को? बीजेपी का एक ही धर्म है कि गठबंधन धर्म के साथ चलना और समाज के हितों के अंदर काम करना। हमेशा गठबंधन धर्म तो बीजेपी ने निभाया और इस बार भी। दरअसल मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपसे थोड़ा सा जब शुरुआत हुई तो थोड़ा राष्ट्रीय स्तर की भी बात हो गई थी। तो ये माना जाता है कि बीजेपी गठबंधन धर्म में रहती है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करती है कि जो उसका अलायंस है उसको क्रॉस कर जाए, खुद को ही इतना मजबूत कर ले कि उसे इस तरह के छोटे दलों की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा हरियाणा में तो कुछ नहीं सोच रहे आप? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्म पूरा निभाया जाता है हमेशा। हाँ जरूर, जो हमारा एक धर्म है, जो गठबंधन धर्म है, उसको हमेशा बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर हमेशा निभाया है और इस बार भी उसको निभाएंगे हम लोग। ठीक है दीप कमल जी, ये तो आपके लिए अच्छी बात है, गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। और सीटों का, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे किस तरह से सीटें होंगी, वो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो पहले के कुछ एग्जाम्पल्स रहे हैं। देखिए, अगर हम बहुत संजीदगी से देखें तो ठीक है, आपका अलायंस किसी के साथ हो, लेकिन आपको खुद भी अपनी ज़मीन मजबूत रखनी होती है, क्योंकि ये हमारे पास तमाम स्टेट्स में इस वक्त भी हम हलचल देख रहे हैं और ये हिस्ट्री भी है कि सेकंड्स नहीं लगते, रिश्ते बड़ी तेज़ी से बदल जाते हैं। और पिछला मैंने कुछ जगहों का जिक्र किया था, जिसमें मैंने सोनीपत, उकलाना और तावड़ू कुछ जगहों का जिक्र किया था जो नतीजे रहे थे। तो उस लिहाज से आपकी अपनी क्या तैयारियां हैं? एक बड़े स्तर की बात है कि अलायंस आगे किस तरीके से चल रहा है और आगे कैसे चलेगा, भविष्य में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो अकेले राजनीति करता हो, चाहे गठबंधन में करे या किसी ऐसे रूप में करे जहां उसकी कोई मौजूदगी, कोई अभी उसका कोई दखल है नहीं किसी प्रदेश में या देश में, हर किसी की कोशिश तो यही होती है कि वो अपना विस्तार करे, अपने संगठन को आगे बढ़ाए और ज्यादा अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, एमएलए, एमपी बनाए भविष्य में। तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी बड़ा दल अपना और विस्तार करना चाहता है तो उनको भी उतनी ही आज़ादी है जितनी किसी छोटे नए दल को है। जैसे हमने नई शुरुआत की, लोगों ने हमें अवसर दिया, हमारे साथ नए नए लोग जुड़े, हमने सबका स्वागत किया, उनको टिकटें भी दी, उनमें से जीत कर भी आए। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं तो कभी खत्म नहीं होती, जो बिल्कुल धरातल पर है वो भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जहां तक सिर्फ इस चुनाव की बात है, मेरा ये मानना है कि क्योंकि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पार्टनर है हमारे अलायंस में, तो हम उसका छोटा पार्टनर हैं, तो उस हिसाब से दोनों दलों को पहले से मानसिक रूप से ये सब चीजें पता हैं कि कितने क्या स्थिति है। जैसे मैंने बताया कि 7 हमारे एमएलए हैं जहां पर उनके शहरों में ये निकाय के चुनाव है, नगर पालिका और नगर परिषद के, वो हमारी मजबूती से दावेदारी रहेगी। उसके अलावा बाकी जगह जहां पर ये लगेगा कि हमारे पास कोई ऐसा मजबूत नेता है, चाहे वो पार्षद के स्तर पर हो, चाहे चेयरमैन के स्तर पर हो, ठीक है, वहां पर उस हिसाब से मजबूती से रखा जाएगा। कुल मिलाकर मकसद ये रहेगा कि अगर 40 सीटों पर चुनाव है तो अलायंस उनमें से 38-40 सीटें जीते और जगह जगह जो है, जो विकास की रफ्तार है वो तेजी से बढ़े, ताकि सरकार में लोग शामिल हों। अलायंस के जो दोनों दल हैं उनके अगर नुमाइंदे चुनकर आएंगे तो वो और तेजी से और ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ विकास करेंगे। तो जहां तक और बाकी बातें बीच में मैं सुन रहा था, जैसे राजनीति की बड़ी बड़ी, देखिए वही बात है कि अगर किसी भी राजनेता को या किसी भी नेता को, प्रवक्ता को आप
यूं पूछेंगे कि देश में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, तो फिर सारी चीजें उनके पास कहने को होती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप 15-20 दिन बाद जब आप बैठेंगे तो यहीं पर इसी डिबेट में इसी तरीके से हम देख पाएंगे कि किस दल के और किस गठबंधन के किस धड़े के लोग जीत कर आए हैं, किसको लोगों ने पसंद किया है, किसको नापसंद किया है, किसको घर बैठा दिया है। वो भी यहाँ हमें इन 4-5 लोगों में से आप देख पाएंगे कि किसी को तो बिल्कुल जीरो पे उसका शून्य से आगे खाता ही नहीं खुल पाया है। तो ये चीजें हैं। आज के दिन सब बड़े बड़े दावे कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन नतीजे कोई ज्यादा दूर थोड़े है। ठीक है रजत पंजेटा जी, इसका तो जवाब आप ही दीजिए। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। 1991 में भाजपा का सिर्फ एक एमएलए होता था, शाहबाज, वो भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चला गया। तो उस वक्त भाजपा शून्य हो गई थी और आज भाजपा सत्ता में काबिज है। आज चाहे फुल मेजोरिटी में नहीं है, पिछली बार फुल मेजोरिटी में थी, इस बार ही साथ इनका जजपा वालों ने दे दिया। लेकिन बोल देना सिर्फ टीवी पे बैठ के बड़े बड़े दावे, जैसे इन्होंने कहा, ये भी अपना प्रवक्ता धर्म वो है जो अपना रहे हैं कि भाई चलो ठीक है हमारी पार्टी आएगी। लेकिन कहते हैं ना, किसी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जैसे इन्होंने किया है ना, ये बुढ़ापा पेंशन की बात करके आए थे कि बुढ़ापा पेंशन इन्होंने आप खत्म नहीं करी। इन्होंने 3 लाख जो है जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी, इन्होंने उल्टा पिछले 4 साल की जो है वो वापस मांगने का काम किया है। ये एक सम्मान पेंशन है, जब बुढ़ापा आता है तो उसको सम्मान दिया जाए। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, ताई इंद्रो कर करके कि भी ठेके गांव से बाहर पहुंचा देंगे। भाई ताऊ पी गया 2000 की शराब पी गया, इन्होंने पूरे हर जगह गांव में हर जगह ठेके कर दिए। इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि शराब घोटाला हर जगह जहां जांच हुई, पूरे हरियाणा में माना गया, सोनीपत, खरगोदा, हर जगह से गोदाम के गोदाम खाली हो गए। धान घोटाला इनकी सरकार में होता है। बुढ़ापा पेंशन कह के पूछते हैं, आते इस नारे पे लेके आए थे 5100 करेंगे। अब ये पता है क्या बोलते हैं मैडम, भाई जाने से पहले जब इलेक्शन आएंगे ना तब तक 5100 कर देंगे, उसके 2 महीने 6 महीने पहले तक। अरे आप नारा कुछ दे के आते हो तो आके अपनी कमिटमेंट को पूरा करवाते। पहली कलम, एक वर्ड यूज करते थे, पहली कलम से करेंगे। या तो वो कलम इनकी गुम हो गई होगी, मैं तो नहीं जानता। तभी पूरे गांव में जो है भाजपा और जजपा के एंट्री के बैन के बोर्ड लगे थे किसान आंदोलन के अंदर। तो मेरे को इनके बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है अभी तक। ना तो इन्होंने बात एक बार जोड़ना चाहता हूं। बीच में नहीं, आप बोल लेना। नहीं ठीक है, आराम से रजत जी, ठीक है, नहीं प्लीज जिन्नत से बात कर रहा हूं, प्लीज एक एक करके। नहीं ठीक है, दीप जी मैं आपके पास आती हूँ, अपनी बात पूरी कीजिए रजत जी। दीप जी मैं आपको मौका दूंगी इसका काउंटर करने के लिए। एक सेकंड सर, अभी इतनी अच्छी डिबेट चल रही थी, शांत। 32 मिनट में मुझे 2 मिनट क्या है? एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपकी नीति क्या है? आप तो एक प्रायोजित कार्यक्रम कर रही है। निगमों में केवल 2 मिनट 38। वेद प्रकाश जी, ये आप एक सेकंड, ये थोड़ा सा निजी हो गया। एक सेकंड रजत जी, एक मिनट, एक सेकंड वेद प्रकाश जी, प्रमुख एक सेकंड वेद प्रकाश जी, अब आप सुनिए मुझे जरा, प्लीज सुनिए। क्या सुनूं आप? एक सेकंड, मैं आपका व्यवहार देख रहा हूं। अगर आपको ये लगता है तो ये आपका निजी मसला है सर। कम से कम मेरी नियत पर आप यहाँ बैठ के सवाल नहीं उठा सकते, और मैं सभी को पूरा मौका दे रही हूँ। अगर 2 दल आमने सामने है, नहीं, ये बहुत गलत बात आपने कही है। नहीं सर, मैं आपसे बहुत ज्यादा बेहतरीन रवैये की उम्मीद करती हूँ वेद प्रकाश जी। प्लीज, अभी मैं आपके पास आके आपसे आपकी पूरी बात सुनूंगी। मैं सोच रहा था कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्रता दिखाएंगे। अरे सर, ये जो आप सर्टिफिकेट आज मुझे दे रहे हैं, मुझे रोज मिलते हैं। वरना मैं तो बोलता ही नहीं। सर, ये जो सर्टिफिकेट आप मुझे दे रहे हैं, मुझे रोज मिलते हैं, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निश्चिंत रहिए वेद प्रकाश जी। जानता है जी न्यूज़ क्या है सर, सारा जानता है। आपको हमने इस प्रोग्राम में बुलाया, आपको मौका दिया, 2 दल आमने सामने बात कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर मेरी आपकी मर्जी है सर। अगर आपको लगता है कि हम निष्पक्ष नहीं है तो ये आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है तो आपकी मर्जी है। नहीं, जरूरत की बात नहीं है। और मैं जरूर चाहूंगी कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे प्रवक्ता को भेजे इस प्रोग्राम में जो सच में सुने, समझे, सही से बात रखे। ये बहुत गलत बात कही है आपने। नहीं, मैं इसे स्वीकार ही नहीं करूंगी, मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगी।
आपका ये तो था क्या मतलब? नहीं आप ना तय करें। मैं कांग्रेस अगर आपको लगता है कि आपके साथ बड़ा नाइंसाफी हो रही है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठे हैं प्रोग्राम में, आप थोड़ा सा तो सब्र रखिए। हो सकता है कम ज्यादा वक्त हो जाता है, मुझे आप अभी तो प्रोग्राम पूरा बाकी है ना। नहीं सर, ऐसे मैं अपना वक्त खराब नहीं करूंगी। दीपकमल जी काउंटर कीजिए जल्दी से अपनी बात का, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए जीनत, मैं इसलिए कह रहा था कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, ये इन्होंने शुरुआत ये कही कि डिबेट में बैठ के कोई कुछ भी कहता रहे। वो हाल पूरी तरीके से इनकी पार्टी का है। आधा इतिहास आपके डिबेट में बता रहे हैं, आपको इनसे पूरा इतिहास पूछना चाहिए। ये बीजेपी का इतिहास बता रहे हैं कि एक से बढ़कर आज सत्ता में आ गई है, ये इनेलो का इतिहास क्यों नहीं बता रहे? 85 सीटें होती थी, 46 सीटें होती थी, 32 सीटें होती थी, आज एक सीट पर क्यों है? अपना इतिहास क्यों नहीं जोड़ रहे उसके अंदर? अधूरा ज्ञान देंगे क्या? अपने लोगों को भ्रम में रखते हैं, जो आम दर्शक है उसको भी भ्रम में रखना चाहते हैं आप। इंडियन नेशनल लोकदल का मैं दावा कर रहा हूं आपके सामने, इन 46 में से 25वें दिन आज के बाद गिनकर बता दीजिएगा कितनी जगह पर आपके पार्षद बने हैं और कितनी जगह पर चेयरमैन बने हैं। जो बुरा हाल आप जैसे लोगों ने जो भ्रम में रखते हैं अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, उन्होंने जो भट्टा बिठाया चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी का, वो कहां जाकर उसका इंसाफ मिलेगा आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, कहां आपके नेताओं ने अपने वर्कर्स को दर दर भटकने के लिए 15 साल सत्ता से बाहर, और अगर 15 साल का और इंतजाम कर रहे हैं आप जैसे झूठे लोग। आप बात करते हैं शराब के ठेकों की, 700 जगहों पर शराब के ठेके जिन गांवों ने लिख कर दिया, उनके गांव की सीमा से बाहर किए हैं हरियाणा सरकार ने। और ये वादा किया गया था कि जिस गांव के लोग लिख कर देंगे, 10% लोग लिख कर देंगे कि उनके गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, उसके गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, और नहीं खुला है। एक गांव बता दीजिए जहां के गांव के लोगों ने लिख कर दिया हो और उस गांव के अंदर शराब का ठेका चल रहा हो, या झूठ पे झूठ पेले जाएंगे, कुछ भी चलेगा। और कौन सी बात, मैं इसका जवाब और मैं ये वादा, और ये मैं दावा कर रहा हूं फिर से, आपने झूठ कहा कि पहली कलम से हमने 5100 रुपए पेंशन देने का वादा किया था। ढूंढ कर ला दीजिए पहली कलम वाली बात। हमने कहा था जेजेपी की सरकार बनने पर, हमारा सबसे पहला वादा है, ये पहला वादा है 75% आरक्षण का, दूसरा वादा है 5100 रुपए पेंशन का जेजेपी की सरकार बनने पर। आज हरियाणा के जनमत के हिसाब से हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, 2 दल मिलकर चुनाव सरकार चला रहे हैं, दोहरा टैक्स नहीं लगा रहे, दोहरे वादे पूरे कर रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो पूरा हो रहा है, हरियाणा की जननायक जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पूरा हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी अभी बाकी मेहमानों के पास। अपनी पार्टी को 1 पर ला चुके हो, 0 पर लेकर आओगे, ये मैं लिख कर दे रहा हूं आपसे। चलिए ठीक है। वेद प्रकाश जी, मैं अपने समय में बोलूंगा, मेरी आदत नहीं है आपकी तरह। अच्छा ठीक है सर, आप लोग पर्सनल क्यों हो रहे हैं? इनको समय हरियाणा की जनता ने नहीं दिया, 90 से 1 पर ला दिया, कौन वक्त दे रहा है इनको? नहीं ठीक है, आप देना, हरियाणा के लोग तो इनको बाहर निकालना दूंगा, ठीक है आपको दूंगा, उत्तेजित ना होइए आप। नहीं ठीक है रजत जी प्लीज, एक तो मैं, आप लोग ना इतने बड़े हैं, सज्जन हैं, आप लोगों को हरियाणा वाले देखते हैं सुनते, थोड़ा अपने शब्द अच्छे रखिए, निजी जीवन में भी ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं करता प्लीज। सीटों वाली पार्टी को 1 पर लेकर आ गए हो, ठीक है। अभी वेद प्रकाश जी, उनको बहुत गुस्सा है अभी वो भी सिर्फ वो एंकर से। ठीक है दीपकमल जी, ठीक है आपको दूंगा जवाब, संयम तो रखिए मेरी। अच्छा ठीक है प्लीज। अभी वो एंकर से लड़ रहे थे, अभी आप लोगों से लड़ाई हो जाएगी उनकी। ठीक है वेद प्रकाश जी, चलिए आप बताइए। बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है दीपकमल जी प्लीज। वेद प्रकाश जी, क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? आपकी एक बड़ी रैली भी होने वाली है, आपके पास इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष भी है, दे रहा है दुरुस्त है, माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई है। कैसे घेरेंगे आप जेजेपी और बीजेपी को, क्योंकि मुख्य मुकाबला तो माना जा रहा है? देखिए, स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दे तो होंगे ही होंगे। ठीक है, स्थानीय मुद्दों में बिजली का, पानी का, सड़क का, नगर पालिका का आधारभूत ढांचे का, सफाई का, ये मुद्दा होगा। उसके साथ साथ जिस तरह प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आज महंगाई 15.8% हो चुकी है, उससे हर आदमी प्रभावित है। बिल्कुल, लोगों को 2 वक्त का रोटी खाना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब पूरे देश के लोग हरियाणा की तरफ रोजगार के लिए देखते थे। आज हालत ये हो गई है कि आज हरियाणा जो पूरे देश को रोजगार देता था, वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। सीएमआई के आंकड़े 35.1% है। जब सीएमआई आंकड़े देती है हरियाणा के संदर्भ में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं इन आंकड़ों को मानता नहीं, पर उन्हीं आंकड़ों को, उसी सीएमआई के आंकड़ों को जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ कितनी कम बेरोजगारी है, इसको इतरा कर स्टेज पर बताते हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कि एक प्रदेश में आप उस आंकड़े को सही बताओ और एक में उसमें गलत बताओ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे अनुसार 7% महंगाई की दर है, पर जो खुद का हमारा श्रम मंत्रालय का आंकड़ा है, जो केंद्र सरकार का है, वो 15% बता रहा है। तो भ्रष्टाचार कितना है मुझे वेद प्रकाश जी, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लिया तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव मोड में रही, राहुल गांधी भी आए और हमने प्रचार प्रसार देखा और इन्हीं मुद्दों को उठाया गया। अखिलेश यादव भी और बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों से भी आए, लेकिन ये महंगाई वाला मुद्दा चला नहीं वहां पर। महंगाई है, बेरोजगारी है, देखिए मैडम मुद्दा पर तो वो है। क्यों नहीं चल पाया? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि सर कोई आपका प्लान, सुनिए सर एक सेकेंड, एक तो मैं आपसे बहुत ज्यादा संयम की उम्मीद करती हूँ, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। एक बार सुन लीजिए मुझे, मैं नहीं बोलता। हाँ ठीक है, एक बार आप मुझे सुन लीजिएगा। मैं कह रही हूँ कि अगर आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जाते हैं, दुर्भाग्य से मुद्दा पिछले इलेक्शंस में तो फ्लॉप हुआ, ठीक है आप लेके जाए, आपके पास कोई प्लान भी है क्या? होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास, तो मैं वो आपसे समझना चाह रही हूँ। देखिए मैडम, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग थी। उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति चलती है, सांप्रदायिक उन्माद और नफरत की राजनीति के चलते वहां ध्रुवीकरण हो जाता है और ध्रुवीकरण के तहत हम पिछड़ जाते हैं। और जो प्रमुख विपक्षी दल होता है, जैसे सपा थी, वो भी पिछड़ गई और भाजपा कामयाब हो गई। परंतु हरियाणा में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। मैं आपको बताता हूं, हरियाणा की सामाजिक परिस्थितियां दूसरी हैं। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, वही भ्रष्टाचार से भी त्रस्त है। हम अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमारे भाजपा और जजपा के भाई हमें कहते हैं कि हम राजनीतिक द्वेष से इन पर आरोप लगा रहे हैं। पर अभी आपने विगत एक सप्ताह में ही 2 बार जो रोहतक के सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि रोहतक के लिए जो 350 करोड़ रुपए अमृत योजना के तहत आए थे, वो भाजपा के कुछ नेता डकार गए। मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। और कल ही उन्होंने कहा कि भाई एक नेता का नाम लेकर, नेता विशेष का, कि वो मूर्ख है, चालाक है, भ्रष्ट है, और मुख्यमंत्री कठपुतली है, अपने दिमाग से काम नहीं करता। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि भ्रष्टाचार से हम ही त्रस्त नहीं है, कुव्यवस्था से हम ही त्रस्त नहीं है, भाजपा के लोग भी त्रस्त हैं। और अभी आपने फरीदाबाद नगर निगम का मामला देखा होगा। एक इंजीनियर 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर गया, एक इंजीनियर। जब एक इंजीनियर 200 करोड़ का घोटाला कर सकता है तो कितना बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हो रहा होगा, इसका आप सहज अनुमान लगा लीजिए। एक चीज मुझे बताइए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता से 2 बार बाहर रहना बहुत ही आप ये समझिए अलार्मिंग सिचुएशन होती है। एक छोटा सा सवाल लेके फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगी। तो उस सूरत में तो सर ये करो या मरो वाला चुनाव है आप लोगों के लिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आपके पास और क्या प्लान्स हैं? एक दल एक बार बाहर है सत्ता से, ठीक है, वो डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं, अगले इलेक्शन में वो दोबारा बाहर हो जाए तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है सर। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस संक्रमण के दौर से चल रही है। और हरियाणा का मैं आपको बता दूं, हरियाणा में हम 2019 में ही चुनाव जीत जाते। हमारी आपसी गुटबाजी, हमारी टिकटों का बंटवारा, हमारी अस्पष्टता से हम चुनाव हार गए। हमें लोग 2-3 सीट दे रहे थे, सभी मीडिया चैनल, सभी सर्वेस, पर हमारी सीट आई 31। हमें 10-12 सीटें हमने अपनी गलत ऐसी बांट दी, ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, और अपने जीते हुए उम्मीदवारों को हमने टिकट नहीं दी। अगर हम 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण सही करते तो हमारी सरकार होती आज। मेरे पास एक छोटा सा सवाल और है, एक छोटा सा सवाल, उसका ही जवाब दे रहा हूं, पहले 1 सेकंड सुन लीजिए मेरी बात। उसका ही हमने सबक लेकर हमारे हाईकमान ने हरियाणा के अंदर तय कर दिया कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सर्वोच्च नेता होंगे। किसी को राजनीति करनी हो करो, ना करनी हो मत करो। ऐसी स्थिति के अंदर आज ही बहुत से 8-10 विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कांग्रेस की बिहार पूरे प्रदेश में चलेगी, यानी कि भाजपा और जजपा ये बात आला कमान को समझने में वक्त लग गया। देखिए, अगर आप 19 का जिक्र करेंगे तो यानी वो जीत तो साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत थी, कांग्रेस हारी थी सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हारे थे। तो ये बात आला कमान ने समझने में वक्त नहीं लगा दी,
आप इसे स्वीकार करते हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं, ये उन कैंडिडेट्स का दोष नहीं है, ये आपके आला कमान का दोष रहा। ये कांग्रेस पार्टी की भी गलतफहमी है कि स्वीकार कर रहा हूं, अपनी असफलता को मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं हमारी असफलता, हमारी गलत हमारी गुटबाजी से हमारे। चलिए ठीक है, तो अभी ये स्पष्ट हो गया, अभी ये स्पष्ट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, हाँ है ना? ठीक है, चलिए उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी और आने वाले एक बार तक अब लगातार उन्हीं के नेतृत्व में संघर्ष। कांग्रेस का जिक्र छूट जाएगा, फिर रह जाएगा कांग्रेस। 10 सेकंड मुझ पर वैसे बहुत आरोप हैं। हाँ देखिए कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस लड़ेगी। विद्रोही जी ने एक अच्छी बात कह दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब कुछ है, किसी को राजनीति करनी है करो, नहीं करना है बाहर जाओ। ये इन्होंने पार्टी का निर्णय है भाई साहब, यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत है कि अगर कोई उनके आगे झुक के काम करेगा तो करो, नहीं तो बाहर जाओ कांग्रेस से, और कई लोग बाहर भी जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे डिबेट हम फिर कर लेंगे। जो पहले से ही उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, 5-6 पूर्व एमएलए का ना एक भी बाहर नहीं था, सारे आसपास घूम रहे थे। जैसे होता है ना कि वो शादी में रोका करके रख लेते हैं, सगाई करके रख लेते हैं, फिर एक दिन गृह प्रवेश करवा लेते हैं। आज उनका गृह प्रवेश करवा ले, जो 6 महीने से साथ अच्छा चलिए ठीक है बहुत नेता आएंगे, आप देखते रहिए, और भी आएंगे भाई साहब। चलिए ये तो अच्छा है, बहुत मजबूत विपक्ष रहेगा सामने, बीजेपी जेजेपी है, लड़ाई जबरदस्त होनी चाहिए। 1 मिनट रजनीश जैन जी के पास में जाऊंगी। रजनीश जी माफी चाहती हूँ, बहुत इंतजार कराया मैंने आपको, हम सॉरी। हाँ ठीक है, लेकिन अब देखिए आपके सामने तो कांग्रेस भी, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व पे भी बात ही हो रही थी, जेजेपी और बीजेपी भी मैदान में है अपना गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाते हुए। वैसे 46 में से जेजेपी कितनी पे दावेदारी करेगी, ये अभी मैं दीप कमल जी से पूछ लूंगी नंबर। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, देखिए यहाँ से आप लोगों की दरअसल ओपनिंग होनी है, और अगर ये अच्छी नहीं हुई तो फिर आगे स्थिति बड़ी खराब है, क्योंकि आपके पास गुजरात का एग्जाम्पल होगा, आपके पास गोवा का एग्जाम्पल है, आपके पास उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, अलग अलग राज्यों में जहां पर कांग्रेस कमजोर थी आप वहीं पर थोड़ा बहुत उभरे, 2 जगह आपकी सरकार है, अदरवाइज तो आप ये मान लीजिए नोटा से भी कम वोट मिले आप लोगों को। जीनत जी, अब ये हरियाणा की जनता ही तय कर देगी। जो मुद्दे हम लेके आ रहे हैं, मुद्दे हमारी शिक्षा के मुद्दे हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों को तो विदेशों से ट्रेनिंग दी है, और हरियाणा के स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दूंगी कि स्कूलों की हालत खस्ता हो चुकी है, और शायद आप देखेंगे आंकड़े बताते हैं कि जो हरियाणा के 63 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। उसमें यमुनानगर के स्कूल है, नूह के स्कूल हैं, इसी तरह बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षकों की मतलब भरपूर कमी है। और हम नारा क्या देते हैं, सरकार नारा क्या देती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, शिक्षित होगा देश तो विकसित होगा। जब शिक्षक ही नहीं है तो कैसी शिक्षा? तो हमारे मुद्दे अच्छी शिक्षा के हैं। लोग हमारा मॉडल दिल्ली में देख रहे हैं, हमारा मॉडल पंजाब में देख रहे हैं। जो पंजाब में बदलाव आ रहा है हरियाणा भी बदलेगा। और इसी तरह हमारे मुद्दे, आप देखिए बेरोजगारी, यहाँ बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पे है। हमारा युवा इतना हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। 3 साल से सेना की भर्तियां नहीं निकाली गई हैं, और जो दूसरी भर्तियां निकलती हैं वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो जाती हैं। युवा इसकी आपका स्कूल वाला जो फॉर्मूला है, मैं आप लोग अपने इश्यूज के साथ जाएंगे, ये आपका अधिकार है, लेकिन ये तो बाकी स्टेट्स में फ्लॉप हो गया। और अभी आप एक माना गया कि आप लोगों को बैकफायर कर गया एक स्टेटमेंट, आप कैपिटल का विवाद छेड़ देते हैं। एक तरफ आप हरियाणा में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और उधर आप पानी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, राजधानी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे। माना गया कि थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। स्पष्ट की है हमने, स्थिति पानी को लेकर भी स्पष्ट की है। कब मिलेगा हरियाणा को उसके हिस्से का पानी? अब तो आप हैं पंजाब में, मुद्दा सॉल्व करेंगे। नहीं तो अभी तो सुनिए, अभी तो आप हैं पंजाब में, कब दे रहे उन्हें उनके हिस्से का पानी? आप फंस गए, मैं आपको बताऊं। आप स्वीकार ना करें, लेकिन आप फंस गए। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, जब यहाँ पे भी हमारी सरकार आएगी तो दोनों सरकारें अपने मिलीजुली कोशिशों से इस मुद्दे को सॉल्व करेंगी। और हम ये वादा करते हैं कि 2024 में हमारी सरकार आएगी और हरियाणा के डोले डोले तक पानी जाएगा। नहीं तो ये शर्त है कि पहले आपको सत्ता दे फिर आप पानी दोगे, ये तो और ब्लैकमेलिंग वाली बात होगी जनता के साथ। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, एसवाईएल बनवा दो आप, हरियाणा में पानी पंजाब ने फंसाया हुआ है एसवाईएल, तो आपने बनवाई। आपकी सरकार पहले पंजाब में भी रही है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी रही है, कांग्रेस की सरकार पंजाब में रही है, उन्होंने मुद्दा सॉल्व क्यों नहीं किया? हमारी सरकार तो 2 महीनों से आई है, तो आप हमसे उम्मीद है कि 2 महीने में हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व, कम से कम हमें कुछ समय तो दीजिए, हमें कुछ समय तो दीजिए। 2 महीने में जो आप 70 सालों में आप लोग दोनों सरकारें मिलकर नहीं बदल पाई, तो वो कैसे उम्मीद रखते हो कि हम 2 महीने में बदल देंगे?
ये मुद्दा तो 55 साल पुराना मुद्दा है। नहीं, तो इसको क्यों नहीं सॉल्व किया जा रहा? एक मिनट आप बताएं कितने महीने आपको चाहिए? मुझे उम्मीद है, लेकिन आप पंजाब में एसवाईएल बना दो। मुझे आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, मैं कह रहा हूं हमारी सरकार 2 महीने से पंजाब में एसवाईएल बना दो। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाई? बीजेपी, इनकी तो सरकारें रही हैं, हरियाणा में भी रही हैं, उनको हरा दिया ना हमारी पंजाब सरकार के को लोगों 2 ने। महीने हो, हमें समय दीजिए, हम सारे मुद्दे सॉल्व करेंगे। और हमारा ये आप लोगों से वादा है कि हमारी सरकार घोषणाओं की सरकार नहीं है, हमारी सरकार जो घोषणा करती है करके दिखाती है। चलिए, अभी मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है, मैं फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ एक बार कि आप पार्टी का स्टैंड क्या है? महंगाई देखिए आप हरियाणा में महंगाई कितनी अपनी चरम सीमा पे है इस टाइम। पेट्रोल डीजल के दाम है और उसको जनता को एक प्रलोभन दे देते हैं कि हमने दाम घटा दो, लेकिन यही पेट्रोल विदेशों में 40 रुपए लीटर के हिसाब से भेजा जाता है। यहाँ रजनीश जी एक चीज SYL करा देंगे आप, ये बताएं आप कितने महीने का आपको और समय चाहिए, या जनता आपको वोट दे पहले, उसके बाद आप पानी देंगे? वोट की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार तो आने दीजिए। बीजेपी की सरकार इस मुद्दे को नहीं, टॉपिक थोड़ा सा डिरेल हो गया। नहीं, ठीक है। यशपाल जी, आप लोग तो पंजाब में रहे हैं, अकाली के साथ आप भी नहीं बनवा पाए थे SYL को, तो ठीक है। पंजाब में बननी बाकी है। एक चीज बताइए, पंजाब में तो अभी हमारी सरकार आई है, SYL बननी बाकी है, हरियाणा में तो बनी हुई है, पंजाब में बननी बाकी है। पंजाब में ही फंसी है दरअसल। आप लोगों ने SYL क्यों नहीं बनाई? हम 2 महीने में SYL कैसे बना सकते हैं? कांग्रेस की सरकार बन रही है, 5 सालों में आप बना दो। हम इस डिबेट में आपकी तारीफ करेंगे। 5 सालों से वहाँ पे सरकार रही है, उन्होंने SYL क्यों नहीं बनाई? मैंने क्या कहा, आप लोगों ने क्यों नहीं बनवाई? कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं बनवाई? अभी 5 सालों से SYL वहाँ पे। चलिए ठीक है। अभी वक्त नहीं, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। यशपाल जी ठीक है, प्लीज टाइम नहीं है, 1 ही मिनट रह गया मेरे पास। 10 सेकंड में अपनी बात रखिए यशपाल जी। सारे मुद्दे सॉल्व करेंगे। यशपाल जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। आप भी तो SYL नहीं बना पाए यशपाल जी, आप तो अकाली के साथ लंबा शासन किया आपने। किस लेवल तक है? अब प्रॉपर्टी आईडी का मैं आपको छोटा सा रजनीश जी ठीक है। रजनीश जी, प्रॉपर्टी देखिए, सभी जो जन सुविधाएं इस सरकार ने सारी ऑनलाइन कर दिए हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, जो मैरिज सर्टिफिकेट हो, उससे पहले ऑनलाइन तो प्रॉपर्टी आईडी। लेकिन जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उस कंपनी ने क्या ठीक से ऐसा नहीं होगा। रजनी, आप अपनी बात रख लीजिए। रजत पंजेटा जी 10 सेकंड में अपनी बात। आपका जवाब रह गया था, फिर मैं एक बार शैलेंद्र जी से उनका जवाब ले लूंगी। देखिए, मैंने भाजपा के बारे में कहा था, मुझे नहीं पता जजपा के प्रवक्ता इतने ज्यादा क्यों उत्तेजित हो गए भाजपा के बारे में बोलने के लिए। इनकी करनी की वजह से इनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई होती तो आज ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सलाखों के पीछे होता, जो आज तक नहीं हुआ, जो 450 पेजों की चार्जशीट दी गई थी। इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने सरकार आती बीच में तोड़ के कि सीएम आया स्टेज पे इतना इन्होंने, मैं कहता हूँ इतना इन्होंने गदर मचाया वहां स्टेज के ऊपर, जो सारे मीडिया ने देखा, जो बेशर्मी बदतमीजी इन्होंने करी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ, करण भाई के साथ, तो वो वीडियोस किस सबसे छुपे अभी मेरे पास ठीक है। दूसरा मैं खत्म कर रहा हूँ इस बात को। जल्दी से भाई जी की वकालत शुरू हो गई है। मैं खत्म कर रहा हूँ, मतलब अब आगे करण अर्जुन को अंधेरे में रखना भी स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। इंडियन नेशनल करण अर्जुन को भी अंधेरे, उनका भी भविष्य बर्बाद करोगे आप लोग। 35,000 अभय सिंह का भविष्य बर्बाद कर दिया आप, करण और अर्जुन को भी बर्बाद करके छोड़ोगे। और जजपा से करण की वकालत शुरू कर दिया आपने अभी से। ये विवाद अब ये थोड़ा सा निजी हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त इतना ही था, और जिसे भी कम समय मिला मैं माफी मांगती हूँ। कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है, हम उसी फ्लो में होते हैं, यहाँ पर कुछ भी इंटेंशनली नहीं होता। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि अब क्योंकि निकाय चुनावों का जिक्र हो रहा है, हर दल अपनी मजबूती दिखाएगा, क्योंकि उन्हें जनता के बीच में थोड़े दिन बाद पंचायत में भी जाना है और फिर विधानसभा में भी जाना है। लोकसभा तो है ही, तो अपनी मजबूती दिखानी उतनी ही जरूरी है। ये लिटमस टेस्ट है सेमीफाइनल। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।